नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सवाल, चुनाव में देरी के आगे डर है। ऐसा क्यों? क्योंकि सत्ताधारी बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत लंबे समय से करते रहे हैं और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की घोषणा का वक्त आया तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में बाद में चुनाव कराने की बात इलेक्शन कमीशन ने कही है और इसी को लेकर राजनीति गर्म है। विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार है। सवाल यही, आखिर केंद्र सरकार पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? आज इसी का डिटेल विश्लेषण। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। We thought that we can handle as 2 elections at a time. जो देश में वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं वो 4 राज्यों के निर्वाचन एक साथ क्यों नहीं करा सकते? आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो तो आप 4 स्टेट का इलेक्शन एक साथ नहीं ले सकते हो ना। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पठन, हरियाणा जम्मू कश्मीर के साथ क्यों नहीं? आयोग के दलील, सरकार पर सवाल, हार का डर था इसलिए टाला चुनाव। महाराष्ट्र में योजना के जरिए करना है खेल, झारखंड में सरकार को करना चाहते हैं फेल। आयोग की निष्पक्षता पर फिर उठा सवाल। वन नेशन वन इलेक्शन की बात ऐसा हाल। बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या है? अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, बीएलओस का वर्क करना बाकी है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, ऑल दैट पुट टुगेदर, दिस इज व्हाट वी थॉट दैट वी कैन हैंडल एज 2 इलेक्शंस एट ए टाइम। बार बार चुनाव। सुना आपने, पहला बयान पीएम नरेंद्र मोदी का है जो बार बार होने वाले चुनाव से परेशान है और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। दूसरा बयान चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का, जो कह रहे हैं कि त्योहारों की वजह से महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव टाला गया। साफ है कि सरकार जो चाहती है वो हो नहीं रहा है। एक साथ के बजाय इलेक्शन पर इलेक्शन होंगे ये तय, लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्यों हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ नहीं कराए गए, जबकि दोनों जगह की विधानसभा का कार्यकाल महज 23 दिन के अंतर पर पूरा होगा? हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को पूरा हो रहा है, तो महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक है। वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक। चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर हरियाणा में इलेक्शन तो महाराष्ट्र में उसके साथ क्यों नहीं? चुनाव आयोग ने इसको लेकर जो दलील दी वो राजनीतिक दलों के गले नहीं उतर रही। महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता शरद पवार ने सवाल उठाया, पीएम और सिस्टम एक मत नहीं। पीएम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, चुनाव आयोग दूसरे रास्ते पर चल रहा। एक कल प्रधानमंत्री लाल किले से कहा कि इलेक्शन देश का एक समस्या होना चाहिए, और ये करने के बाद 4 स्टेट का इलेक्शन है तो दोनों क्यों नहीं है? सही है, मानते हैं। पिछले चुनावों को देखें तो महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव साथ होते रहे, लेकिन इस बार नहीं हो रहे। इसी को लेकर आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन एपिसोड की चर्चा करते हुए सोशल मीडिया पर संजय सिंह ने लिखा,
क्या इसी कांड को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने झारखंड का चुनाव घोषित नहीं किया? जो चुनाव आयोग 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, उसके आका वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी सवाल उठाया है और कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही। जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वो 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा सकते। वहीं आरजेडी ने भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आपने देखा होगा कि झारखंड की जो खबरें आ रही है, अब देखिए वहां क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। वहां हेमंत सोरेन जी को तकलीफ में लाने की कोशिश फिर एक बार हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, उसमें से कुछ लोग तोड़ने की कोशिश चल रही है। वहां बीजेपी चुनाव हारने के बाद हारे हुए चुनाव को जीत में कैसे परिवर्तन किया जाए, उसकी कोशिशें करती हूँ। वही कांग्रेस नेताओं ने भी सवाल खड़े किए हैं। कह रहे हैं आखिर कौन सा डर है जो साथ चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं? अगर हार का डर है वो तो होगी, चाहे साथ चुनाव कराते तब भी, अब नहीं करा रहे तब भी हार होगी ही। जो देश में वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, वो 4 राज्यों के निर्वाचन एक साथ क्यों नहीं करा सकते? पूरा देश उम्मीद करता था कि हरियाणा महाराष्ट्र के निर्वाचन साथ होंगे, लेकिन महाराष्ट्र पे नजर रखते हुए उसका निर्वाचन अलग से कर दिया। तो यही दिखाता है कि जो दोहरी नीति भाजपा की है, प्रधानमंत्री मोदी जी की है, वो सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ के बारे में सोचते हैं और उनके बातों को आज लोग गंभीर रूप से नहीं लेते। प्रधानमंत्री बोले थे कि वन नेशन वन इलेक्शन, अभी क्या हुआ? ये तो अभी 2 ही राज्यों में करा पा रहे हैं, 4 में ही नहीं करा पा रहे इकट्ठा। तो ये कारण हमें नहीं समझ में आया। अब आज हारे या कल हारे, हार तो इनको निश्चित है। इनके लिए हो सकता है अपने सदमे को वो पहले अक्टूबर में छोटा सदमा लेंगे, फिर दिसंबर जनवरी में बड़ा सदमा लेंगे। होता है, एक उम्र के बाद लोग सदमा लेने की जो क्षमता है वो घट जाती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर जो चर्चा हो रही है, उसके मुताबिक वहां की महायुति सरकार अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना को लागू किया गया है। ये साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव दिवाली से पहले नहीं होंगे। दरअसल इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में देखा गया कि नरेंद्र मोदी का चेहरा हो या फिर हिंदुत्व की बात हो, इससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। इसलिए ये दोनों मुद्दे इस बार विधानसभा में यहाँ पर नहीं चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की गलती दोबारा नहीं दोहरा सकती। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी हो या फिर उसके अन्य घटक दल हो, इनको सबको लगता है कि लाडली बहन योजना ही एकमात्र ऐसी योजना है जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी की सरकार को वापस ला सकती है। इसलिए जोर शोर से महाराष्ट्र में इस योजना का प्रचार एक मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव अब दीपावली के बाद होंगे, तब तक लाडली बहन योजना की और किस्तें भी महिलाओं तक पहुंच सकेगी। इस दौरान सरकार के पास ये मौका भी होगा वो अपनी योजना को लेकर प्रचार प्रसार कर सके। रस्त्यावर सगळीकडे आपला महिलांचा सगळीकडे। साल 2024 के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव अगर महायुति को जीतने हैं तो हर हाल में लाडली बहन योजना को उन्हें यहाँ पर यशस्वी करना पड़ेगा। अब ये साफ हो चुका है कि दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब महायुति को प्रचार के लिए और लाडली बहन योजना को भुनाने के लिए सबसे ज्यादा वक्त मिलेगा। लेकिन ये उतना ही सच है कि उतना ही वक्त इंडिया गठबंधन को भी प्रचार के लिए मिलने वाला है। इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी को ज्यादा से ज्यादा चुनावी प्रचार करने को मिले, इसलिए 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव लिया गया, जिसके बाद इंडिया गठबंधन को ज्यादा वक्त मिला। संविधान बदलने का विषय हो, दलित, आदिवासी या मुसलमान का विषय हो, इसे बुनाने में कांग्रेस को ज्यादा समय मिला। अगर महायुति ज्यादा लेट विधानसभा का चुनाव लेती है तो उतना ही वक्त महायुति के सामने महाविकास आघाड़ी को मिलेगा और इसका नुकसान महायुति को उठाना पड़ सकता है। लाडली बहना योजना में महाराष्ट्र की 80 लाख महिलाओं ने खुद को रजिस्टर कराया, जिसका लाभ उन्हें मिलना शुरू हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार लाडली बहना योजना का प्रचार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी सरकार महिलाओं को सक्षम बनाकर रहेगी।
आणि मगाशी पालकमंत्री आणि कलेक्टर मला सांगत माझी लाडकी बहीण योजनेचं अतिशय वातावरण सगळीकडे एक आनंदाचं आहे। लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे 14 तारखेपासून जमा व्हायला लागले। निश्चित रूप से हमारी बहनों ने इस योजना को बहुत अप्रिशिएट किया है। हमारी बहनों ने इस योजना में बहुत अच्छी सहभागिता दी है और सरकार बहनों के पीछे है। सरकार बहनों को सक्षम बनाकर रहेगा। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नवंबर में कराए जाने की बात हो रही, यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में जब तक चुनावों की घोषणा नहीं होती, राज्य सरकार को तब तक अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार का समय मिल जाएगा। अगर महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो यहाँ 288 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 145 का है। राज्य में महायुति की सरकार है, जबकि महाविकास आघाड़ी विपक्ष में। महाराष्ट्र विधानसभा की मौजूदा समय में बीजेपी के 103 सदस्य हैं, जबकि शिवसेना के 37, एनसीपी के 39 और अन्य 22 सदस्य हैं, जो मिलकर सरकार चला रहे हैं। इनकी कुल संख्या 201 की है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस के 37, शिवसेना उद्धव गुट के 15, एनसीपी पवार गुट के 13 और अन्य 2 विधायक, जिनकी कुल संख्या 67 होती है। अगर विधानसभा के आंकड़ों को देखें तो महायुति मजबूत स्थिति में लगती है, लेकिन ट्विस्ट यही है क्योंकि हाल में लोकसभा चुनाव हुए जिसमें महायुति को केवल 17 सीटें मिली, जबकि महाविकास आघाड़ी को 30 सीटों में जीत मिली। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की, यानी महाराष्ट्र में स्थिति बदल चुकी है। चुनाव आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है, यदि वो चाहता तो दोनों राज्यों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ऐसा नहीं चाहती। महाराष्ट्र सरकार को लोकसभा चुनाव में, यानी महायुति को लोकसभा चुनाव में काफी झटका लगा है। वो विधानसभा चुनाव किसी हालत में जीतना चाहती है। सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की है, सरकार को उसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सरकार को समय चाहिए था। सरकार को ऐसा लगता है कि यदि समय मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक को लाभान्वित करा सकते हैं। मेरे को लगता है कि इस हिसाब से महाराष्ट्र सरकार की इच्छा के अनुसार चुनाव आयोग ने हरियाणा और महाराष्ट्र का अलग अलग चुनाव कराने का फैसला लिया। अब ये समझते हैं कि विधानसभा में इतनी अच्छी स्थिति और लोकसभा में हालत खस्ता, आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसकी वजह लोकसभा चुनाव में असली बनाम नकली की लड़ाई हुई, क्योंकि चुनावों से कुछ महीने पहले शरद पवार की पार्टी एनसीपी टूटी और उनके भतीजे अजित पवार के गुट को असली एनसीपी की मान्यता मिली। वहीं इससे पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में बड़ी टूट हुई और टूट का नेतृत्व करने वाले एकनाथ शिंदे बीजेपी के सहयोग से राज्य के मुख्यमंत्री बने। यही नहीं, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली, इसको चुनाव आयोग ने मान्यता दी, यानी बीजेपी जिन 2 बड़े सहयोगियों के साथ राज्य में सरकार चला रही है, वो दोनों अपने दलों को तोड़ कर आए। और यही बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान था, जिसमें महाराष्ट्र के लोगों ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे का साथ दिया। लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने से महायुति में खलबली और वो किसी तरह से राज्य की सत्ता में वापसी चाहती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से राज्य के चुनाव हरियाणा के साथ नहीं कराए गए, लेकिन विपक्षी नेता कह रहे हैं कि चुनाव चाहे जब हो, बनेगी महाविकास आघाड़ी की सरकार। झारखंड की बात करें तो राज्य में 82 विधानसभा सीटें, जिनमें 81 पर चुनाव होता है, जबकि एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता है। राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जो बगावती तेवर अपनाए हैं, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि चंपाई सोरेन जेएमएम में खुद के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने लंबी पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखी। उन्होंने लिखा, जोहार साथियों, समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? चंपाई सोरेन ने बताया कि कैसे उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लिया गया, कैसे उनके कार्यक्रम रद्द किए गए और लगातार अपमान किया जाता रहा, जिसकी वजह से वो टूटते जा रहे थे। उन्होंने आगे लिखा, मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। मेरे सभी विकल्प खुले हुए हैं। चंपाई सोरेन कोल्हान इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं, जो इलाका अब तक बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी साबित होता रहा है। झारखंड में टाइगर के नाम से प्रसिद्ध चंपाई दिल्ली में और आगे की राजनीतिक भविष्य पर मंथन कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं से उनके मिलने की चर्चा हो रही है। आखिर वो कौन सा रास्ता अपनाएंगे, इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है
पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। झारखंड विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो 82 में से 7 सीटें खाली हैं, यानी अभी 75 विधायक हैं, जिसमें सत्ताधारी गठबंधन में जेएमएम के 26, कांग्रेस के 16, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक का 1, आरजेडी का 1 और 1 मनोनीत सदस्य है। वहीं विपक्ष में बीजेपी के 22, आजसू के 3, झारखंड विकास मोर्चा के 1, एनसीपी के 1 और 2 निर्दलीय सदस्य हैं। अगर चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं और उनके साथ जिन 5 विधायकों के जाने की चर्चा हो रही है, अगर वो भी उनके साथ गए तो राज्य में नई राजनीतिक स्थितियां बनेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार को लेकर कॉन्फिडेंट है। हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। झारखंड में चुनाव से पहले क्या राजनीतिक हालात बनेंगे, इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। 2-3 चीजें हैं। एक तो बहुत हड़बड़ाहट में भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन को स्टेट में नहीं लड़ना चाहती है, क्योंकि पिछली बार उनके हाथ से सत्ता निकल गई थी और बड़ा एम्ब्रेसिंग सिचुएशन बीजेपी के साथ में था। तो और इस बार बहुत सीरियसली बीजेपी ने यहाँ 2 बड़े चेहरों को इलेक्शन में उतारा है। शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा दोनों बड़े रणनीतिकार हैं। जिस तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं और जो राजनीतिक हालात हैं, उनसे साफ लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव मौके की नजाकत को ध्यान में रखते हुए नहीं कराए गए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे। उस दौरान भी त्योहार थे, लेकिन चुनाव आयोग ने फैसला लिया था इस बार त्योहारों का हवाला देकर चुनाव को टाला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।